अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर हेल्थ असेसमेंट का, असेसमेंट ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स। इसमें हमने हेल्थ हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ ली थी। उसके अलावा हमने फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने 4 टेक्निक्स पढ़ी थी। पोस्टीरियर थोरैक्स को कैसे हमने असेस करना है, कैसे हमने इंस्पेक्ट करना है, पालपेट कैसे करना है, परकशन और आस्कल्टेशन। उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स को यूज़ किया था, डिफरेंट हमने टेक्निक्स को यूज़ करके उसकी असेसमेंट की थी पोस्टीरियर थोरैक्स की। तो पहले आपने वो लेक्चर अच्छे से सुनना है, क्योंकि आप उसके बाद आपको आज के लेक्चर की समझ आएगी। इसमें भी वही टर्म्स जो हैं वो रिपीट होंगी, वही टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है सिमिलर। तो पहले आपने वो लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपको आज के लेक्चर की समझ आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंटीरियर थोरैक्स। इसमें भी हमने 4 टेक्निक्स को यूज़ करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हमने क्या करना है, मतलब कि हमने अब इसकी फ्रंट वाली साइड को असेस करना है, चेस्ट की फ्रंट वाली साइड। तो हमने उसकी शेप देखनी है। अब शेप में आगे उसकी क्या होता है, स्टर्नम होती है ना। तो स्टर्नम को हमने उसकी शेप देखनी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्री वगैरह देखनी है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमने पढ़ा लास्ट पोस्टीरियर साइड पे कि जो डायमीटर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, वो कितना होता है 1:2 होती है, उसकी होती है रेशो। ठीक है। और जो एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होता है, बैरल चेस्ट की वजह से क्या होता है, उसकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ना, वो वेरी करता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं बैरल चेस्ट। और ये कब होती है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स की वजह से। ठीक है। और ये इम्फीसीमा में या निमोनिया में हो सकती है। उसके बाद क्या है, हमने देखना है स्टर्नम की पोजीशन देखनी है। ठीक है। स्टर्नम की पोजीशन हमने देखनी है। नॉर्मली क्या होगा कि वो स्टर्नम जो है वो मिड लाइन में होती है, स्ट्रेट होती है। और एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा, अब यहाँ पे आपने ऐसी को याद रखना है कि जो स्टर्नम है ना, उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं एबनॉर्मली। उसमें क्या है, प्रैक्टिस एक्जावेटम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो स्टर्नम है ना वो इनसाइड मूव की होती है, संकन होती है। ठीक है। संकन स्टर्नम होती है। इसको दूसरा नाम क्या है, फनल चेस्ट। ठीक है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसका दूसरा नाम है फनल चेस्ट। और जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ धंसी होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब इसकी जो कॉजेज है ना वो क्या हो सकती है, ये कंटेंटल होती है मोस्टली। ठीक है। ये कंटेंटल मालफॉर्मेशन है, बाय बर्थ होती है। उसके बाद जो सेकंड इसकी अबनॉर्मेलिटी है वो क्या है, पेक्टस कैरिनेटम। ठीक है। इसमें क्या था, संकन थी, अंदर की तरफ धसी हुई थी। और इसमें क्या है, फॉरवर्ड प्रोट्रूजन होती है इसकी, के बाहर की तरफ निकली होगी। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, पिजन चेस्ट। ये भी आपने याद रखनी है। दोनों कंडीशंस में जो लंग्स की कैपेसिटी है ना एक्सपैंड होने की, वो कम हो सकती है। ठीक है। एक्सपेंशन उसकी कम हो सकती है, या फिर उसकी जो लंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो सकती है। तो ये दोनों कंडीशन में इसकी हो सकती है, लंग्स की जो अल्ट्रेशन आ सकती है उसकी एक्सपेंशन में, इंस्पिरेशन में। ठीक है। ब्रीदिंग की इंस्पिरेशन में। तो ये हमारे पास इसकी थी एबनॉर्मेलिटीज स्टर्नम की, ये भी हमने असेस कर लेनी है, इंस्पेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमने देखना है स्टर्नल रिट्रैक्शंस को। अब रिट्रैक्शंस क्या होता है, जो स्टर्नम की स्किन होती है ना, स्टर्नम के दरमियान, जो मतलब कि जैसे आप देखते हैं चेस्ट है ना, ये वाली हमारी, ये चेस्ट कैविटी है। ठीक है। ये रिब्स होती हैं। ठीक है। एक होती है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, एक होती है स्टर्नल रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो स्किन है ना वो अंदर की तरफ धंस जाती है। ठीक है। अंदर की तरफ मूव कर जाती है, रिट्रैक्ट हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है, रिट्रैक्शन हमें ऑब्जर्व नहीं करेंगे हम। ठीक है। और एबनॉर्मल फाइंडिंग में जो रिट्रैक्शन है वो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्किन है वो अंदर की तरफ मूव कर गई है। और इसमें जो पर्सन है वो लेबर ब्रीदिंग कर रहा होता है, मतलब एफर्ट्स के साथ वो ब्रीदिंग कर रहा होता है। ठीक है। अपने डिफरेंट मसल्स को यूज़ करके, एसेसरी मसल्स को यूज़ करके वो ब्रीदिंग कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखना है उसकी स्लोप ऑफ रिब्स। नॉर्मली हमने देखा कि डाउनवर्ड स्लोप होती है उसकी। ठीक है। डाउनवर्ड मूव करती हैं, सिमेट्रिक उसकी सिमेट्रिकल होती हैं। और जो एंगल होता है ना, कोस्टल एंगल, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊँ कि जो एंगल है ना वो कौन सा एंगल होता है, कोस्टल एंगल। तो नॉर्मली जो है वो क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। अच्छा, कोस्टल एंगल जो है ना वो ये वाला होता है। ठीक है। ये आपने याद रखना है, कोस्टल एंगल। उसके बाद हम देखिए इसकी अब नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा, कोस्टल एंगल में स्लोप ऑफ रिब्स हम देख रहे थे, कोस्टल एंगल जो है वो 90 डिग्री में होगा। ठीक है। और अब नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा, जब उसकी बैरल चेस्ट होगी तो उसका जो एंगल है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। मोर देन 90 डिग्री उसका एंगल हो सकता है। और ये कब होता है, उसका इम्फसीमा जब उसको लॉन्ग टाइम के लिए रह रहा हो ना, तब उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी जो रेस्पिरेशन है ना उसका पैटर्न देखना है कि उसको जो उसका रेट है, जो पैटर्न है वो ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, मतलब टैकीपनिया, ब्रेडिपनिया तो नहीं है, एपनिया तो नहीं है। ठीक है। तो ये हमें सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है ब्रीदिंग की। नॉर्मली क्या होगा कि वो एफर्टलेस ब्रीदिंग कर रहा होगा, रिलैक्स फॉर्म में होगा। उसकी जो नॉर्मल रेट होता है 10 to 20 पर मिनट होगा एडल्ट के अंदर। ठीक है। और अब नॉर्मल फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे कि उसको कोई ना कोई ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो उसका अल्टर हुआ होगा। ठीक है। या तो टैकिपनिया होगा, ब्रेडिपनिया होगा, हाइपर वेंटिलेशन हो रही होगी, हाइपर वेंटिलेशन हो रही होगी, चाइन स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन हो सकती हैं। ये भी हम पढ़ेंगे आगे ये क्या होती हैं।
तो ये इसकी सारी जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। इसको कोई ना कोई लंग डिजीज़ हो सकती है एस्थमा में या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, इन सब में क्या होता है उसकी ब्रीदिंग जो है वो आल्टर कर सकती है। उसके बाद हमने उसकी इंटरकोस्टल स्पेस को देखना है, ठीक है। जो उसकी स्पेसिस होती है इंटरकोस्टल स्पेसिस, उसको हमने ऑब्जर्व करना है। नॉर्मली क्या होगा, कोई रिट्रैक्शन, कोई बल्जिंग नहीं होगी, कोई प्रोट्रूजन नहीं होगी। और एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा कि जो उसकी इंटरकोस्टल स्पेसिस है ना वो रिट्रैक्ट की होंगी, ठीक है। वही उसकी जो स्किन होगी इंटरकोस्टल, ये मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इसकी यहाँ पे। इसको जो स्किन होती है ना ये वाली, ये देखें, ये हमारे पास रिब्स है ना, और ये इंटरकोस्टल स्पेसिस होती हैं। तो ये जो यहाँ पे जो स्किन होती है वो अंदर की तरफ मूव की होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत एफर्ट कर रहा है, एफर्ट के साथ इंस्पिरेशन कर रहा है। जब इंस्पिरेशन करेगा तो उसकी जो स्किन है वो इनवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग में आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन है ना वो इंक्रीज इंस्पिरेटरी एफर्ट उसकी शो हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे रिफ्रैक्शन है ना वैसे बल्जिंग भी हो सकती है, मतलब वो बाई की तरफ भी मूव कर सकती है इंटरकोस्टल स्पेसिस। और ये कब होती है, जब एयर ट्रैप होती है लंग्स के अंदर, ठीक है, इम्फोसीमा में या एस्थमा में। उसके बाद हमने क्या करना है, एसेसरी मसल्स को देखना है। जैसे हमने पोस्टीरियर थोरैक्स में देखा था, नॉर्मली वो यूज़ नहीं करता एसेसरी मसल्स को, जिसमें उसके हो जाएंगे वो वाले स्टेर्नोमास्टोइड मसल्स आ जाएंगे, एब्डोमन के मसल्स आ जाएंगे, नॉर्मली वो यूज़ नहीं करता उनको। और एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या करेगा, वो उनको यूज़ करेगा, ठीक है, एसेसरी मसल्स को यूज़ करेगा। उसके बाद हमने पालपेट करना है। यहाँ तक थी हमारी इंस्पेक्शन, जिसमें जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। पालपेशन में हमने वही बात, जैसे हमने पोस्टीरियर थोरैक्स को पालपेट किया था वैसे हमने एंटीरियर थोरैक्स को भी पालपेट करना है एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। अपनी फिंगर्स को रखना है वहाँ पे एंटीरियर चेस्ट पे, ठीक है, अपने हैंड को। और स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। और फिर हमने ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करते जाना है, ठीक है। लेटरल साइड पे भी और डाउनवर्ड हमने आते जाना है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली क्या होगा कि कोई पेन नहीं होगी इस पेशेंट को, कोई टेंडरनेस फील नहीं होगी किसी भी एरिया पे, ठीक है। और एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा, वहाँ पे कोई ना कोई इसकी मसल्स पे या कोई इसकी टिश्यूज पे टेंडरनेस होगी, हार्डनेस फील होगी हमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ऑफ रिब जो होता है ना, उसके हमने वहाँ पर देखनी है टेंडरनेस तो नहीं है। अब ये जंक्शन कौन सा होता है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम से। ये जंक्शन जो है कोस्टोकॉन्ड्रल, मतलब कि जो कार्टिलेज है ना उसका, और जो रिब्स होती हैं बोन, ठीक है, उसका जो जंक्शन होता है ना उसको हम कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। मतलब ये हमारे पास क्या है, कार्टिलेज है और ये रिब है, बोन। यहाँ पे जंक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। यहाँ पे हमने देखनी है कि कोई हार्डनेस कोई टेंडरनेस तो नहीं है। नॉर्मली क्या होगा कि उसको कोई टेंडरनेस कोई कुछ वो जो है ना पेन वगैरह नहीं होगी, ठीक है, पाल्पेशन के दौरान। लेकिन जब उसको एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा कि उसकी पेन होगी वहाँ पे जंक्शन पे। अब ये कब हो सकती है, उसको कोई ना कोई फ्रैक्चर अगर हुआ होगा, रिब फ्रैक्चर, ठीक है, या उसको कोई वो पेशेंट जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है तब उसको ये पेन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिपटस को देखना है। जैसे हमने देखा था पोस्टीरियर थोरैक्स में कि एक साउंड हमें फील होती है जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस इम्फोसीमा। नॉर्मली हमें कोई साउंड नहीं आएगी, ठीक है, सेंसेशन नहीं फील होगी। और एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा, कंसोलिडेशन की वजह से क्रिपटस हमें फील हो सकती है कोई ना कोई लंग डिजीज़ की वजह से। उसके बाद हमने क्या देखना है कि कोई ना कोई उसके मैसिस या लाइंस तो नहीं है उसके इंटीरियर चेस्ट पे, ठीक है। और नॉर्मली क्या होगा कि उसको कोई लाइंस कोई मैसिस नहीं होंगे। और एबनॉर्मल फाइंडिंग में उसको कोई ना कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई लाइन हो सकती है उसकी चेस्ट पे, स्टर्नम पे। उसके बाद हमने फ्रीमेटस को देखना है। जैसे हमने उसको देखा था पोस्टीरियर चेस्ट में वाइब्रेशंस को फील किया था, ठीक है। अपनी जो हैंड है उसको हमने रखना है उसकी चेस्ट पे और हमने फील करना है वाइब्रेशंस को। नॉर्मली में वाइब्रेशन जो है वो फील होंगी, ठीक है, इक्वल फॉर्म में होंगी, सिमेट्रिकली होंगी दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। लेकिन एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा कि उसकी जो फीमेटस है या उसकी जो वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट उसकी कंडीशंस को शो करती है, डिफरेंट डिजीज़ को शो कर रहा होता है। या उसको कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है लंग्स के अंदर या इम्फीसीमा वगैरह हो सकता है, उसमें एयर ट्रैप कर जाती है तो उसकी जो फीमेटस है या वाइब्रेशन है वो कम हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी चेस्ट एक्सपेंशन देखनी है। जैसे हमने उसमें देखा था पोस्टीरियर में कि अपनी हैंड्स को हमें रखना है यहाँ पे, थम्स को, ठीक है, और इसकी मूवमेंट देखनी है हमने कि वो प्रॉपर मूव कर रहे हैं, इक्वली मूव कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और नॉर्मली क्या होगा कि इक्वली उसकी मूवमेंट होगी, इक्वल सिमेट्रिकली मूव करेंगे जो थंब है आउटवर्ड, ठीक है। और जो अनइक्वल चेस्ट एक्सपेंशन जब होती है तो ये उसकी आती है नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर। और ये किस कंडीशन में हो सकती है, एंटीलेक्टेसिस में, निमोनिया में, चेस्ट ट्रोमा वगैरह में, इसमें कम हो सकती है चेस्ट एक्सपेंशन या अनइक्वल हो सकती है, ठीक है। ये हमने देख ली परकशन इसकी, सॉरी पाल्पेशन। उसके बाद हम देखते हैं परकशन। परकशन में वही हमने इसको टैप करना है, डिफरेंट टोन्स को सुनना है, ठीक है। परकस फॉर टोन। अब ये स्टार्ट हमने कहाँ से करनी है, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है क्लेविकल से, ठीक है। पीछे हमारा क्या था, स्कैपुला था और फ्रंट पे क्या होता है, क्लेविकल होता है।
तो क्लेविकल से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ पे लंग्स की एपेक्स होती है। मैंने आपको बताया कि दो होते हैं इसके पार्ट, एक एपेक्स है और एक बेस है, ठीक है। तो हमने लंग्स की एपेक्स से स्टार्ट करके बेस की तरफ मूव करना है, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करना है। इसमें भी हमें दोनों साइड्स को कंपेयर करना है, राइट को भी और लेफ्ट को भी, ठीक है। और हमने टोन को असेस करना है। नॉर्मल टोन कौन सी होती है, रेजोनेंस होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो टिम्पैनी होगी वो स्टमक पे आएगी, हमने डायग्राम में देख लिया। फ्लैटनेस जो है वो मसल या बोन्स पे आती है, ठीक है। और जो एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा कि जो लंग्स है ना वहाँ से साउंड आएगी हाइपर रेजोनेंस ड्यू टू द एयर ट्रैपिंग। और एयर ट्रैपिंग किसमें होती है, इम्फोसीमा में मोस्ट कॉमन है, न्यूमोथोरेक्स में हो सकती है। तो ये सारी वही इसकी हमने पढ़ ली, सेम कंडीशन है, ठीक है, हाइपर रेजोनेंस और रेजोनेंस। उसके बाद हमने अब जो ब्रेथ साउंड्स को आस्कल्टेट किया था वैसे हमने यहाँ पर भी करना है, ठीक है। आस्कल्टेशन हमने करनी है फ्रॉम द अपाइसिस ऑफ द लंग से लेकर बेस तक आना है हमने। तो ये हमने उसकी पूरी लंग साउंड को असेस करना है और हमने पूरा रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान उसको एक साइकिल के अंदर पूरी लिसन करनी है उसकी साउंड्स को, ठीक है। और नॉर्मली क्या होगा कि उसकी जो साउंड्स हैं नॉर्मल होंगी, ब्रोंकियल, वेजिकुलर, ब्रोंकोवेजिकुलर। और अब नॉर्मल साउंड्स में हमने पढ़ी साउंड्स होती हैं एडवेंटिशियस, उसमें कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो अब नॉर्मल साउंड्स को भी असेस करना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे लोकेशन इसकी ज़्यादा अच्छी दी हुई है नॉर्मल लंग साउंड्स की। ये वेजिकुलर यहाँ से आती है, ब्रोंको वेजिकुलर यहाँ से होगी और ब्रोंकियल साउंड यहाँ से आएगी, ठीक है। ये नॉर्मल साउंड्स की लोकेशन है। उसके अलावा जो यहाँ से ये टोन है उसकी जो होती है नॉर्मल, यहाँ से क्लेविकल है, क्लेविकल से साउंड कौन सी आएगी, क्योंकि क्लेविकल बोन है ना, तो बोन से फ्लैटनेस की साउंड आती है, ठीक है। उसके बाद लंग से आएगी रेजोनेंस की, लिवर से आएगी डलनेस की साउंड और स्टमक से आएगी टिम्पैनी की साउंड, ठीक है। ये नॉर्मल टोन्स आपने याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। उसके बाद ये मैंने बताया आपको आस्कल्टेट कैसे करना है थोरैक्स को, वही हमने क्लेविकल से स्टार्ट करके नीचे मूव करना है, बेस की तरफ मूव करना है, लंग्स की बेस की तरफ, और राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी आस्कल्टेट करना है, ब्रेथ साउंड को सुनना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। तीन साउंड्स हमने पढ़ी, ब्रोंकियल, ब्रोंकोवेजिकुलर और वेजिकुलर। अब आपने यहाँ से डिफरेंस याद रखना है इनका, पिच का, क्वालिटी का और ड्यूरेशन का, ठीक है। जो ब्रोंकल साउंड है उसकी हाई पिच होती है, ठीक है। और जो ब्रोंकोवेजिकुलर है उसकी मॉडरेट पिच होती है और वेजिकुलर की लो पिच होती है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद इसकी जो क्वालिटी होती है वो हार्श और होलो होती है, ठीक है। होलो क्वालिटी होगी इसकी, इसकी मिक्स्ड होती है, इसकी ब्रीजी होती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लाउड होता है, मॉडरेट होता है, इसका सॉफ्ट होता है, ये आपने याद रखनी है क्वालिटीज़ इसकी। उसके बाद आगे जो ड्यूरेशन है ना इसकी ब्रोंकियल की, ये आपने यहाँ से याद रखना है। इसकी जो इंस्पिरेशन के दौरान ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होगी, ठीक है। जैसे ये शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है इसकी इंस्पिरेशन की, और ये एक्सपिरेशन है इसकी लॉन्ग होगी, ठीक है। इसी तरह इसमें जो ब्रोंकोवेस्कुलर में क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों की सेम ड्यूरेशन है, इंस्पिरेशन की भी और एक्सपिरेशन की भी। और जो वेजिकुलर है ना वो इसकी अपोजिट है, इसमें जो इंस्पिरेशन है उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन होगी, और जो एक्सपिरेशन है उसकी शॉर्ट होगी, ठीक है। और लोकेशन आपने याद रखनी है, जो ब्रोंकियल की लोकेशन है ना साउंड की, ये हम कहाँ से असेस करेंगे, ट्रेकिया से और थोरैक्स से, ठीक है। यहाँ से हमें साउंड आएगी ब्रोंकियल साउंड ट्रेकिया से और थोरैक्स से। और जो ब्रोंकोवेजिकुलर है ना ये कहाँ से आएगी, ये बिटवीन द स्कैपुला, ठीक है। ये दो स्कैपुला थे ना, तो इनके बिटवीन में हमें आएगी साउंड ब्रोंकोवेजिकुलर यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा यहाँ पे पोस्टीरियर साइड का भी बताया हुआ, इंटीरियर साइड का भी बताया हुआ है। पोस्टीरियर साइड पे क्या था, हमारा स्कैपुला था ना, तो उसके दरमियान में साउंड आएगी ब्रोंकोवेजिकुलर की, ठीक है। और इंटीरियर साइड पे क्या होता है, स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम पे क्या कहाँ पे आएगी, अपर स्टर्नम, अराउंड द अपर स्टर्नम, ठीक है, इन द फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ से आएगी इंटीरियर साइड पे, ठीक है। उसके बाद जो वेजिकुलर साउंड है वो कहाँ से आएगी, लंग फील्ड से आएगी, ठीक है। जैसे ये लंग्स है ना सारे, तो ये सारी लंग फील्ड होती है, इसको हम कहते हैं लंग फील्ड, यहाँ से आती है वेजिकुलर, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है इनकी लोकेशन भी। उसके बाद आगे आते हैं इसकी एबनॉर्मल साउंड्स जो कि हैं एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स। अच्छा अब इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक होती है डिसकंटिन्यूस साउंड और एक होती है कंटिन्यूस साउंड। डिसकंटिन्यूस साउंड में आगे इसके दो हैं, क्रैकल, क्रैकल में फाइन क्रैकल है और कोर्स क्रैकल है, ठीक है। फाइन क्रैकल और कोर्स क्रैकल में क्या डिफरेंस है, इसकी क्वालिटीज़ में डिफरेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है, ठीक है। जो फाइन क्रैकल है वो होती है हाई पिच साउंड, ठीक है, हाई पिच साउंड होती है और पॉपिंग साउंड होती है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है इसकी क्वालिटी, इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। जो क्रैकल साउंड है इसकी क्वालिटी कैसी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पॉपिंग साउंड और हाई पिच साउंड होती है, ठीक है। और जो क्रैकल कोर्स है ना वो लो पिच होती है और बबलिंग साउंड होती है, जैसे बबल्स की साउंड नहीं आती वैसे होती है इसकी साउंड, ठीक है। और जो इसके बाद हम देखें इसका सोर्स, अब ये कहाँ से आती है, जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं ना, ठीक है, इनहेल्ड एयर सडनली ओपन द स्मॉल डिफ्लेटेड एयर पैसेजेस, ठीक है। जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो जैसे वो एंटर होगी ना स्मॉल पैसेजेस में, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ से हमें साउंड आएगी ये वाली, ठीक है। ये इसका सोर्स है। उसके बाद जो कंडीशन है, किस कंडीशन में ये साउंड हमें आ सकती है,
कि अगर निमोनिया का पेशेंट है या उसको कोई ना कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसको डिस्ट्रक्टिव कोई भी डिजीज़ है उसको लंग की, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको क्रैकल की साउंड आ सकती है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है इसकी कंडीशन। और कोर्स में आपने क्या करना है, इसकी जो कंडीशन है वो हो सकती है निमोनिया वगैरह में हो सकती है कोर्स क्रैकल, ठीक है। उसके अलावा पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई हुई है, पल्मोनरी एडिमा हुआ है, तब हो सकती है साउंड ये वाली अपीयर। उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूस साउंड, ठीक है। अब कंटिन्यूस साउंड में आगे फर्दर इसकी 3 कैटेगरीज हैं, प्लूरल, फिक्शन, रब, वीज। अब वीज के आगे 2 हैं, एक सिबिलेंट है और एक सोनोरस है, ठीक है। इसकी आपने याद रखनी है क्वालिटीज़। ये लो पिच साउंड होती है, प्लूरल, फिक्शन, रब, ठीक है। लो पिच है, ड्राई ग्रेटिंग साउंड है, और साउंड इज मच लाइक क्रैकल, ठीक है। ये उससे मिलती जुलती है क्रैकल से। और इसका जो कंडीशन है किस कंडीशन में हो सकती है, प्लूराइटिस की कंडीशन में, कि जो प्लूरल कैविटी है, जो प्लूरा है ना, वो इन्फ्लेम हो सकती है, इस कंडीशन में ये होती है। उसके बाद जो वीज है ना, वीज सिबिलेंट, ये होती है हाई पिच और म्यूजिकल साउंड होती है, ठीक है। और ये किस कंडीशन में होती है, इन द केस ऑफ एक्यूट एजमा या फिर क्रॉनिक इफसीमा, ठीक है। उसके बाद सोनोरस, ये होती है लो पिच साउंड और मॉर्निंग साउंड। इसकी जो लोकेशन जो कंडीशन है वो किस कंडीशन में हो सकती है, कोई ना कोई उसको ऑब्स्ट्रक्शन है लंग्स में, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है इसमें, और स्लीप एपनिया की कंडीशन में। तो ये इसकी सारी कंडीशन है, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये आपने दोनों टेबल जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, नॉर्मल साउंड्स भी और इसकी एब नॉर्मल साउंड भी। उसके बाद यहाँ पे अब क्वेश्चन आपका कंटेंट में है रेस्पिरेटरी पैटर्न्स। इसमें क्या क्या है, नॉर्मल कितना होता है 12 to 20, इसका जो रेट नॉर्मल होता है ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है, और रेगुलर होता है, ये नॉर्मल पैटर्न है। उसके बाद टेकिपनिया में क्या होगा कि उसका जो टेकिपनिया मीन फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है, इसमें फास्ट होगी, मोर देन 24 होगी ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है, और शैलो होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसका जो कंडीशन किस में ये हो सकती है, फीवर हो सकता है, उसमें फीवर की कंडीशन में हो सकती है, एंग्जाइटी में एक्सरसाइज वगैरह उसने किया तब उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रेडिपनिया, इसमें कम होता है, स्लो ब्रीदिंग होती है, लेस देन 10 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। और ये किस कंडीशन में हो सकती है कि उसने कोई ना कोई मेडिकेशन वगैरह ले ली है, मेडिकेशन इंड्यूस्ड भी होती है ये, और रेस्पिरेटरी सेंटर उसका डिप्रेस हुआ हुआ है, ठीक है, या उसको कोई नर्वस डैमेज हुआ हुआ है नर्वस सिस्टम, तो इस कंडीशन में ये हो सकता है, ठीक है, ब्रेडिपनिया। उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन में क्या है कि इंक्रीज्ड रेट और डेप्थ दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, रेट भी ज़्यादा हो गया और डेप्थ भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये डेप्थ का उसका शो कर रहा है और ये रेट ज़्यादा है इसका, ठीक है। और ये किस में हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर है, या उसने कोई ड्रग ओवरडोज ले ली है, और सिवियर एंग्जाइटी में ये हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्मॉल ब्रीदिंग। अब इसमें क्या है कि रैपिड और डीप ब्रीदिंग होती है, ये कितनी रैपिड हो रही है ये भी आपने पढ़ी होगी। ये मोस्ट कॉमन साइन है इसका डायबिटिक कीटोसिडोसिस का, ठीक है, जो कि कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक मेलाइटिस की, डायबिटीज मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोसिडोसिस। इसमें क्या होती है, क्या स्मॉल ब्रीदिंग होती है, रैपिड और डीप। उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन, इसमें डिक्रीज रेट होता है, ठीक है, और डेप्थ भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये कब हो सकती है, ओवरडोज जब हम लेते हैं एनेस्थेटिक्स की या फिर नेक्रोटिक्स की। उसके अलावा चाइन स्ट्रोक्स, रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, इसमें ना अल्टरनेट ब्रीदिंग होती है, जैसे कि पहले होगी रैपिड डीप ब्रीदिंग, ये रैपिड और डीप है, और फिर हो गया एपनिया, मतलब कि यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। पीरियड्स ऑफ एपनिया होगा, फिर रैपिड और डीप होगी, तो ये अल्टरनेट होगी इसकी ब्रीदिंग, ठीक है, अल्टरनेट पीरियड्स होंगे, डीप ब्रीदिंग होगी और फिर एपनिया होगा, फिर डीप ब्रीदिंग फिर एपनिया। तो ये इसकी ये वाला इसका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। उसके बाद ये किस कंडीशन में हो सकती है, हार्ट फेलियर में, ड्रग ओवरडोज में, ठीक है, और रिनल फेलियर वगैरह में। उसके बाद बायोट्स एस्पिरेशन, इसमें भी रेगुलर पैटर्न होता है रेस्पिरेशन का, इसमें भी एपनिया हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये किसमें हो सकती है, मेनिंजाइटिस, जो कि इन्फेक्शन है ब्रेन का, मेनिंजिस का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, या फिर ब्रेन डैमेज में, ठीक है। उसके बाद एटैक्सिक, इसमें भी क्या है, इरेगुलर पैटर्न होता है, उसकी जो डेप्थ है वो वेरी कर रही होती है, ये इसकी वो डायग्राम है। उसके बाद ये किसमें हो सकती है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज में, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर में। उसके बाद एयर ट्रैपिंग, इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है ना उसको जो एयर है ना उसको एक्सेल करने में मुश्किल होगी, ठीक है, डिफिकल्टी इन गेटिंग ब्रेथ आउट करने में उसको मुश्किल होगी। और ये कब हो सकती है, जब उसको कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ठीक है, उससे क्या होगा, जो लंग्स है लंग्स के अंदर एयर ट्रैप कर जाएगी, उसको एक्सपायर करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके अब नॉर्मल पैटर्न है, यहाँ से एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रह गया क्वेश्चन, इसकी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स जो होती है ना, अब नॉर्मल जो इसकी डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं चेस्ट की या स्टर्नम की, यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। नॉर्मल चेस्ट ये वाली है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें जो डायमीटर होता है इसका एंटीरियर पोस्टीरियर 1:2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बैरल चेस्ट, जिसमें इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज कर देता है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेक्टस एक्सेकबेटम, ये मैंने आपको बताया, इसकी जो स्टर्नम है वो इनवर्ड मूव कर जाती है, इसको हम कहते हैं फनल चेस्ट, ठीक है, संकन चेस्ट होती है, इसमें स्टर्नम होती है। उसके बाद इसके अपोजिट क्या है हमारे पास, पेक्टस कैरिनेटम, ठीक है,
इसमें जो होती है स्टर्नम उसकी होती है प्रोट्रूजन या फिर बल्जिंग हो जाती है, ठीक है, आउटवर्ड मूव कर जाती है। इसका दूसरा नाम है पिजन चेस्ट, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं और इसमें स्कोलियोसिस, जो इसमें जो स्पाइन है ना वो एस शेप की हो जाती है, ठीक है। लेटरल जो इसका कर्वेचर हो जाता है। उसके बाद जो काइफोसिस है ना, इसमें क्या होता है, स्पाइन है ना वो आउटवर्ड मूव कर जाती है, अपर स्पाइन, ठीक है। तो ये सारी इसकी एबनॉर्मलिटीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ ये वाला जो चैप्टर था ना हमारे यहाँ तक वेबर से हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका हम देखें कंटेंट, तो अब आपका सारा कवर हो गया होगा। हमने देखा चेस्ट कंट्रोल सिमेट्री इसकी इंस्पेक्शन में, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट और पैटर्न ये भी हमने देख लिया उसके वो टेबल से, ठीक है, कौन कौन से नॉर्मल है कौन से अब नॉर्मल पैटर्न है। उसके बाद टेक्टाइल फ्लेमेटस क्या होता है ये भी हमने देखा, वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग पाल्पेशन। चेस्ट एक्सपेंशन जिसमें हमें थम्स को यूज़ करना है अपने, ठीक है, एंटीरियर साइड से भी और पोस्टीरियर साइड से भी। उसके बाद लंग फिल्स हमने देख ली जहाँ से साउंड आती हैं, ठीक है, वेजिकुलर साउंड्स। उसके बाद डायफ्रैग्मेटिक एक्सेरियन ये भी हमने देख लिया, इसमें डायफ्राम को मूव करते हैं, हमने मार्क करना होता है, डिस्टेंस नोट करना है, 3 to 5 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हमने अस्कल्टेशन में हमने लंग साउंड्स को अस्कल्टेट करना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा कंटेंट जो है वो कवर हो गया, ठीक है, वेबर की बुक से। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अगर मैं आपको दिखाऊँ बेड्स से, तो बेड्स पे भी क्या है कि ये उसकी हिस्ट्री की पूरी बताई हुई है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। पर इसमें क्या है कि इसमें जस्ट होती हैं एब नॉर्मल फाइंडिंग्स। नॉर्मल फाइंडिंग का टेबल यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है, कॉलम यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो ये ज़्यादा अच्छा वहाँ पे है वेबर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद एग्जामिनेशन की 4 टेक्निक्स दी हुई हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, आस्कल्टेशन, आगे इसकी फाइंडिंग्स। इसमें एंटीरियर चेस्ट है, पोस्टीरियर चेस्ट है, ठीक है। तो ये सारा तकरीबन सेम ही है, ये हमने पहले चैप्टर में देख लिया था। परकशन नोट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारी तकरीबन सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। ये ब्रेथ साउंड्स हमने देखी वहाँ से भी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ठीक है। आगे इनकी फर्दर टाइप्स, क्रैकल, वीजिस, रोंका है, ये भी हमने वहाँ से देख लिया। तो ये तकरीबन जो है ना सेम ही है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर जो है वो कवर हो गया वेबर से भी और ब्रेड से भी, मैंने आपको दिखा दिया।